गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन चैप्टर में टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसी के आगे हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। सुनो, आप अगर ऐसे करके लिखते हो RX, R का मतलब कार्बन की चेन है और X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। अब हमने इसके अंदर किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया। न्यूक्लियोफाइल ने यहां से X को डिस्प्लेस किया और न्यूक्लियोफाइल X की जगह आ गया और X माइनस आपका ऐसे डिस्प्लेस हो गया। यह जो रिएक्शन है इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जनरल सी सिंपल सी भाषा में कहें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक नेगेटिव वाला किसी नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस करता है, आप उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैंने कहा एक नेगेटिव वाला किसी नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस करे तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वेल, न्यूक्लियोफाइल पर माइनस का चार्ज है, X के ऊपर भी माइनस का चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को डिस्प्लेस कर रहा है और R का मतलब कार्बन की चेन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट SN1 और दूसरी रिएक्शन SN2। ये मैंने 1 सिंबल SN के सामने लिखा है और ये जो मैंने 2 लिखा है ये भी मैंने SN के सामने लिखा है। SN1 रिएक्शन नेचर में यूनिमॉलिक्यूलर होती है, दे आर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और SN2 नेचर में होती है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दे आर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये जो मैं जितने भी वर्ड लिख रहा हूं कि SN1 का मतलब क्या है, SN2 का मतलब क्या है, ये पहले मैं आपको डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं। डिफरेंसेस लिखवाने के बाद फिर मैं आपको डिटेल में एक एक करके इसका मतलब समझाऊंगा। भाई SN1 रिएक्शन में मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म। लेकिन SN2 रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, नो कार्बोकेटायन विल फॉर्म। SN1 रिएक्शन में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालते हैं तो SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है सबसे ज्यादा टर्शियरी, टर्शियरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी। लेकिन जब SN2 में ऑर्डर निकालती है तो वो ऑर्डर आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 के चांस सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में SN1 के चांस सबसे कम है। SN2 प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा और टर्शियरी में SN2 के चांसेस सबसे कम होंगे। SN1 रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन SN2 रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के साथ-साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी। SN1 रिएक्शन में रिटेंशन होता है, रिटेंशन के साथ-साथ SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ अगर। लेकिन SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ नेचर में इन्वर्जन होगा एंड SN1 रिएक्शन में रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, रैस्मिक मिक्सचर विल फॉर्म। लेकिन SN2 में कोई रैस्मिक मिक्सचर नहीं बनेगा, देयर विल बी नो रैस्मिक मिक्सचर। SN2 के अंदर कोई रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मैंने ये जो डिफरेंसेस लिखे हैं ये मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाता हूं, आप लोग इसे फटाफट कॉपी करिए, इसका मीनिंग नोट करिए। अच्छा, वैसे भी ये मैं लाइव क्लास तो लेनी ना, आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके बीच में खुद नोट कर सकते हैं। तो इसको नोट करने पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अभी ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं इन सभी पॉइंट का मतलब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। राइट, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये वाली रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होगी और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होगी। पहले SN1 की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से समझिएगा। देखो SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है, मैं SN1 की बात कर रहा हूं। ये रिएक्शन SN1 के थ्रू हमें करवानी है।
अच्छा मान लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमने ये मॉलिक्यूल लिया R3CX प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने X को डिस्प्लेस किया और जो X था वो हट गया, X की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया। आपको पता है X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये जो कार्बन है हमारा ये 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन है। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हर टाइप के मॉलिक्यूल में हो सकती है, पर मैं आपको टर्शियरी मॉलिक्यूल के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं। ये मॉलिक्यूल टर्शियरी है, ये आपको अभी पता चल जाएगा ये कैसे हम डिसाइड करते हैं। देखो आप जिसकी रिएक्शन करवा रही हैं उस मॉलिक्यूल को हमने सबसे पहले एक्सपेंड कर लिया। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, एक साइड उसके पास X है और बाकी के 3 बॉन्ड उसके R ग्रुप के साथ बनने हैं। यहां पे R का मतलब कार्बन की चेन हो सकता है, R का मतलब यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहां हाइड्रोजन भी आ सकता है। वैसे R का मतलब कार्बन की चेन है। अब जरूरी नहीं है कि यहां तीनों जगह कार्बन हो, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ये आपका टर्शियरी मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन ज्वाइन है। अगर इस पे 2 कार्बन ज्वाइन होते तो ये सेकेंडरी होता, अगर इस पे एक ही कार्बन ज्वाइन होता तो ये प्राइमरी होता। रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप है। कार्बन और हाइड्रोजन के इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। जब ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, एक बना कार्बोकेटायन और एक बना हाइड्रोजन X-। क्योंकि इस रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड का टूटना काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड का टूटना स्लो प्रोसेस है। तो ये स्टेप हमारा रिवर्सिबल भी माना जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस मॉलिक्यूल को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद रिएक्शन का सेकंड स्टेप, देखो ये जो मॉलिक्यूल बना है ये मॉलिक्यूल हमारा बेसिकली एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर में ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के साथ 3 R ग्रुप ज्वाइन है। मैंने इस मॉलिक्यूल को ट्रायंगल की शेप में इसलिए बनाया क्योंकि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपने 11th में सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपने 11th में हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं सीखा तो हम 12th में ये टॉपिक फिर दोबारा से सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। पी ब्लॉक चैप्टर में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया जाएगा। कोई बच्चा अभी टेंशन ना ले, फिलहाल बस सिंपल सी बात, ये sp2 है, sp2 होने के कारण ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में है। चलिए पहले तो X टूट के अलग हो गया। अब ये जो नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल बचा, ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के पास पहुंचा और ये रिएक्शन का जो अगला स्टेप है ये काफी फास्ट होता है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव वाले पार्ट के पास जाके जुड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ जुड़ता है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। ये ट्रायंगल की शेप में है, न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से जाकर ज्वाइन हो सकता है या ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल प्लेन के नीचे से जाकर ज्वाइन हो। अगर न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से जाके ज्वाइन होता है और मैं इस चीज के 50% चांसेस मानता हूं तो नीचे से भी ज्वाइन होने के 50% चांसेस है। चलिए नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ गए, कार्बन के साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन हो गया और बाकी के जो 3 R ग्रुप थे वो एज इट इज ज्वाइन है। पहले ये ट्रायंगल की शेप में था sp2,
लेकिन अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ गया और अब इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर से बदल के टेट्राहेड्रल हो चुकी है। देखो 50% चांसेस ऊपर से अटैक करने के हैं और 50% चांसेस नीचे से अटैक करने के हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके बेस पर आपको मैं रेसिमिक मिक्सचर शब्द का ये जो पॉइंट लिखवाया है, रिटेंशन और इन्वर्जन वर्ड का जो मीनिंग लिखवाया है, ये मैं आपको इसके बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने आपको SN1 की मैकेनिज्म लिखवाई है कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन बना और X अलग हो गया। फिर न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन से जुड़ता है और कार्बन से जुड़ने के बाद एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इन सभी पॉइंट की। सुनिए भाई, पहला पॉइंट क्या लिखा है? यूनिमॉलिक्यूलर। हम मॉलिक्यूलरिटी जो शब्द पढ़ते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिसाइड किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी रिएक्शन के स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे आप मॉलिक्यूलरिटी कहते हो। अगर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल है तो हम कहते हैं कि वो यूनिमॉलिक्यूलर है। किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल हैं तो हम कहते हैं वो बाइमॉलिक्यूलर है। और अगर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में तीन मॉलिक्यूल हैं तो हम कहेंगे कि वो ट्राइमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर सिर्फ तीन शब्द होते हैं। ट्राइमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर के वर्ड जो होते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया जाएगा। फिलहाल सिंपल सी बात, स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूलरिटी है। भाई इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही तो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन को क्या बोला जा रहा है? यूनिमॉलिक्यूलर। अगला पॉइंट क्या लिखवाया है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटा और उसके बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब जितनी भी रिएक्शन SN1 की होती है उसमें बॉन्ड टूटने के बाद हमेशा कार्बोकेटायन बनेगा। तीसरे पॉइंट से पहले पॉइंट नंबर 4 बताता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब रिएक्शन की जो स्पीड होती है, मतलब जो रिएक्शन की रेट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि स्लो स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। स्लो स्टेप में जो भी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन की स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करेगी। भाई स्लो स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, इसलिए रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्लो स्टेप में जो भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन की स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहां पे स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाला। बहुत ध्यान से सुना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का पॉइंट क्या होता है। देखो जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे R4 रिएक्टेंट, ओके, एंड P4 प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। ये R और इस R से कंफ्यूज मत होना, ये R हमारी कार्बन की चेन है और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, R4 रिएक्टेंट, P4 प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पर पहले बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जब अगर इंटरमीडिएट बनेगा तभी तो आगे प्रोडक्ट की बात की जाएगी। अगर बाय चांस किसी भी कारण हमारा ये इंटरमीडिएट ही नहीं बन पा रहा तो फिर प्रोडक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। सबसे पहले जरूरी क्या है? इंटरमीडिएट बने। अगर इंटरमीडिएट के मॉलिक्यूल स्टेबल है तो इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर पाएगा, और ये एग्जिस्ट कर पाएगा तो आगे जाके प्रोडक्ट बनेगा। यानी इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके प्रोडक्ट बनने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। रिएक्शन की स्पीड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई मैं ये नहीं कह रहा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी
के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के इनवर्सली पर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली। चलो बात करते हैं इंटरमीडिएट। दुनिया में 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं एल्काइल हैलाइड में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट है। प्राइमरी वाले से बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी वाले से बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी वाले से बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन। शायद किसी बच्चे को याद हो 11th क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन किया जाता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट किसका है? टर्शियरी वाले का, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल है। अगर किसी बच्चे को 11th की ये बात समझ में नहीं आई कि भाई 11th में हाइपर कंजुगेशन क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डू नॉट वरी, मैं आपको 12th में 11th के पॉइंट साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, ये चीज समझाई जाएगी कि टर्शियरी वाला स्टेबल सबसे ज्यादा क्यों होता है। फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं, जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल, उसमें रिएक्शन कराना सबसे ज्यादा आसान। सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट किसका है? टर्शियरी वाले का। इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन कराना सबसे ज्यादा आसान है। सेकेंडरी का इंटरमीडिएट कम स्टेबल, रिएक्शन कराना थोड़ा सा कम होगा। प्राइमरी का इंटरमीडिएट सबसे कम स्टेबल है, इसलिए प्राइमरी की रिएक्शन कराना भी सबसे मुश्किल है। तो जब कभी भी आईआईटी के पेपर में या नीट के पेपर में क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल SN1 सबसे ज्यादा दिखाएगा, तो आप क्या करना, चारों मॉलिक्यूल के कार्बोकेटायन बना लेना और जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसके अंदर SN1 कराने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखना, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसमें रिएक्शन कराना सबसे ज्यादा आसान होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि टर्शियरी में रिएक्शन सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में कम, पर कौन सी रिएक्शन? SN1। टर्शियरी का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसलिए टर्शियरी में SN1 सबसे ज्यादा होगी। ऑलराइट, रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर क्यों थी? क्योंकि स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था एंड रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटायन बन रहा है। रिएक्शन में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का सीक्वेंस क्यों होता है? क्योंकि टर्शियरी का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है और प्राइमरी का कार्बोकेटायन सबसे लीस्ट स्टेबल है। रिएक्शन की स्पीड अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड क्यों करती है, न्यूक्लियोफाइल पे क्यों नहीं करती? मतलब इस रिएक्शन में स्लो स्टेप में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है। अगर किसी के स्लो स्टेप में इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में अल्काइल हैलाइड है, इसलिए रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। अगर स्लो स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती। एंड रिटेंशन और इन्वर्जन, इन दोनों का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। फिलहाल रेसिपिक मिक्सचर की जरा बात करते हैं। ऊपर के 4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखो, आप सभी बच्चे पिछले जो मैंने लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, इन शब्दों का मीनिंग समझा दिया था। जरा सिंपल सी बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में शुरुआत में हमारे पास है रिएक्टेंट और बाद में रिएक्टेंट से फाइनली कुछ प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। जब मान लो कि रिएक्टेंट हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही बन रहा है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या था? ऐसे मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं जिनमें से लाइट को पास कराने के बाद लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए।
अगर किसी मॉलिक्यूल में से लाइट पास कराने के बाद लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तो वो लीवो रोटेटरी होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। मान लो कि रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और प्रोडक्ट हमारा डेक्स्ट्रो बना, या रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी था और प्रोडक्ट हमारा लीवो रोटेटरी ही बना, तो हम कहेंगे कि यार उसने अपने बिहेवियर को रिटेन कर रखा है। रिटेन करके रखना मतलब वो डेक्स्ट्रो था शुरुआत में, फाइनली भी डेक्स्ट्रो है, शुरुआत में लीवो था, फाइनली भी लीवो है। उसने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिटेंशन। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन एंड इन्वर्जन, 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी गई थी। तो रिटेंशन का मतलब क्या है? जब कभी किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो तो हम रिटेंशन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाए या लीवो से डेक्स्ट्रो बन जाए, लीवो से डेक्स्ट्रो बन जाए या डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाए, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उल्टा कर दो, किसी चीज को रिवर्स कर दो, तो हम कहते हैं इन्वर्जन हो गया। जब डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाए या लीवो से डेक्स्ट्रो बन जाए तो इस प्रोसेस के लिए आप इन्वर्जन वर्ड यूज करते हैं। ऑलराइट, अब जरा बात आती है कि इसमें SN1 की जगह भाई ये जो मैकेनिज्म के पॉइंट बचे थे ये किसके थे? SN1। SN1 रिएक्शन में मान लेते हैं कि शुरुआत में जो रिएक्टेंट था वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, मान लेते हैं ऐसा। शुरुआत में रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये बात मैंने लेट कर ली। अब ये जो R ग्रुप है ये अलग अलग है, ये है R, ये R डैश, ये R डबल डैश, R डैश, R डबल डैश। जब इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग हो जाए तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। ध्यान से सुना, मैंने कहा SN1 रिएक्शन थी, शुरुआत में जो रिएक्टेंट है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मान लिया। अब SN1 का ये जो सेकंड स्टेप था उसमें अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जुड़े और प्रोडक्ट बने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो नीचे से जुड़ने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो लीवो रोटेटरी होगा। अगर ऊपर से जुड़ने पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन रहा है तो नीचे से जुड़ने पर क्या बनेगा? लीवो रोटेटरी बनेगा। दैट्स मीन कि इस रिएक्शन में 50% तो डेक्स्ट्रो बनेगा प्लस 50% लीवो बनेगा। मतलब इसमें फाइनली डेक्स्ट्रो भी आ रहा है और फाइनली लीवो भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही है। अगर डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो बना तो इसे क्या बोलेंगे आप? रिटेंशन। डेक्स्ट्रो से लीवो बना तो इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे, राइट। और इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों चीजें एक साथ बन रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। क्योंकि रैस्मिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या थी? 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो दोनों एक साथ बने तो उसे रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। ऑलराइट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इस चीज को। SN1 मैकेनिज्म के सारे पॉइंट और इसकी डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आपको SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालांकि हमने ये पढ़ा था कि SN2 मैकेनिज्म का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मतलब SN2 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में होती है और टर्शियरी वाले में होने के इसके चांसेस सबसे कम होते हैं। लेकिन मैं आपको जो SN2 मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के एग्जांपल से समझा रहा हूं, जबकि इसमें SN2 करवाने के चांसेस सबसे कम होने चाहिए। देखिए, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल और एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को आपने एक्सपेंड करके लिखा है। उस कार्बन पे फोकस करना चाहिए जिस कार्बन पे हैलोजन ज्वाइन है। हैलोजन R, R डैश, R डबल डैश।
जब इस कार्बन पे ये चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो आप इस कार्बन एटम को क्या बोलोगे? काइरल कार्बन एटम। अगर ये काइरल है तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो डेक्स्टो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो लीवो रोटेटरी। अब हमने इसके ऊपर बाहर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। जहां पर हैलोजन लगा होगा उसके अपोजिट 180 डिग्री की डायरेक्शन से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी इस रिएक्शन का ये स्टेप स्लो स्टेप है। SN2 रिएक्शन को ओवरऑल एक स्टेप माना जाता है। देखिए हैलोजन के पास लॉन पेयर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक यहां पे शेयर कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6, यानी इसके पास 3 लॉन पेयर बचे हुए हैं। अब इसके लॉन पेयर और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा 180 डिग्री की डायरेक्शन से आता है। जहां पर X लगा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। चलिए न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करना है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में ये वाला R, ये R डैश और ये R डबल डैश, ये इसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। इस रुकावट को आप स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम देते हैं। फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इसके पास आ रहा है और वो धीरे धीरे ये जो X होगा इसको रिपेल करेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल पास आता जाएगा और ये हैलोजन आपका रिपेल होता चले जाएगा। बीच में एक स्टेट बनती है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बन से ज्वाइन हो गया, एंड इस वक्त न्यूक्लियोफाइल पे माइनस का चार्ज है, हैलोजन के ऊपर भी माइनस का चार्ज है, और ये जो R ग्रुप थे ये R ग्रुप ट्रायंगल की शेप में ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, R डैश R डबल डैश, एंड बीच में ये जो स्टेट बनती है हम इस स्टेट को नाम देते हैं ट्रांजिशनरी स्टेट। ये ट्रांजिशनरी स्टेट हाईली अनस्टेबल है। जैसे ही ये ट्रांजिशनरी स्टेट बनी ये बहुत जल्दी से अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब ट्रांजिशनरी स्टेट से आगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में होगा। एक बार को कार्बन यहां पे टेम्पररी 5 बॉन्ड बना रहे हैं और कार्बन यहां 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये स्टेट हाईली अनस्टेबल है। अब इस स्टेट के बनने पर इसमें से यहां से आपका X निकल गया परमानेंटली। जैसे ही X निकल जाता है तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से अब जो बॉन्ड है वो परमानेंटली स्टॉप हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहे हैं हैलोजन इससे रिमूव हो गया। आप इस मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। अब SN1 में क्या था? SN1 में पहले बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटायन बनता है और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था। लेकिन इसके अंदर बॉन्ड हैलोजन का टूटा नहीं है। जब न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है साइमल्टेनियसली हैलोजन का बॉन्ड डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसको मैं आपको थोड़ा सा 3D मॉडल के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास कुछ पेन है, मैं उस पेन से 3D में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली इसके साथ क्या हो रहा है। देखिए, आपके पास जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल शेप में इस तरीके से है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यार इसमें ये सेंटर में ये कार्बन है, ये हैलोजन है, दिस इज R ग्रुप, दिस इज R ग्रुप एंड दिस इज R ग्रुप। ऑलराइट, अब ये आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। आप इस पेन को न्यूक्लियोफाइल मान लो। जब ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा तो ये साइमल्टेनियसली रिपेल होता चले जाएगा। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास आ रहा है तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन इसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। अगर इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके अटैक नहीं कर पाएगा। यानी इनका जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल एटम होने चाहिए। तो ये जितने बल्कि होंगे न्यूक्लियोफाइल के आने के चांसेस कम और SN2 रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। चलिए देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे जुड़ा
तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ता है, ये जो स्टेट बनती है इसमें आर ग्रुप अब इस तरीके से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ये आर ग्रुप ट्रायंगल की शेप में आ गए और ये 180 डिग्री की स्टेट लाइन है। इस स्टेट को आप ट्रांजिशनल स्टेट कह रहे हैं। फिर आगे की जो अगली स्टेट है उसमें यहां से ये X निकल गया, जो भी आपका फ्लोरीन क्लोरीन था, और फिर ये R ग्रुप हमारे इस तरीके से बैंड हो जाएंगे, ये इस तरफ बैंड हो जाएगा और ये इस तरफ बैंड हो जाएगा। टेट्राहेड स्ट्रक्चर अगेन दोबारा से आ जाएगी। एक बात नोटिस की आपने कि ये कार्बन और ये कार्बन ये पहले इस तरफ थे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके पास आया, ये वाला कार्बन राइट में चला गया, ये कार्बन भी राइट में चला गया और ये भी राइट में चला गया, मतलब इनकी डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई। जब कभी किसी रिएक्शन में ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग मैंने शायद आपको कल बताया था लास्ट क्लास के अंदर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी वाली क्लास में। तो इसमें मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हो जाता है। SN2 में मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि SN2 में इन्वर्जन होता है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये कौन होगा आपका? लीवो रोटेटरी। ये लीवो रोटेटरी है तो ये कौन होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब इसके अंदर अगर हम मान लेते हैं लेट कि ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो जो आपका यहां फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो लीवो रोटेटरी ही बनेगा। जब डेक्स्ट्रो से लीवो बनता है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इन्वर्जन यूज कर रहे हैं। डेक्स्ट्रो से लीवो का बनना, इसके लिए आप इन्वर्जन कहते हैं। लीवो से डेक्स्ट्रो बने या डेक्स्ट्रो से लीवो बने, इसे इन्वर्जन कहते हैं। और ये बात वाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, इसलिए हम इसे वाल्डेन इन्वर्जन का भी नाम देते हैं। तो SN2 रिएक्शन की ये जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे वो एक्सप्लेन करता हूं। मैंने SN2 का पहला पॉइंट लिखवाया था कि SN2 रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर होती है। हम लिखते हैं ना SN के आगे 2 लिखते हैं, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि इसके स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे बाई मॉलिक्यूलर कहा जाता है। अगर स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता तो यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता। तो हम इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर कह रहे हैं बिकॉज स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद मैंने अगला पॉइंट लिखवाया था कि SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता। आप सभी को दिख रहा है कि SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट था कि SN2 मैकेनिज्म की जो स्पीड होती है, SN2 मैकेनिज्म की जो रेट होती है, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि स्लो स्टेप में जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन की स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड भी है और स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी है, इसे एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। तो SN1 की स्पीड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन SN2 की स्पीड न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। क्योंकि SN2 के स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है पर SN1 के स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं था। एंड SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी में होगी, कारण अगर यहां पे R की जगह हाइड्रोजन होता और यहां भी हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन तो छोटे साइज का होता है। हाइड्रोजन छोटे साइज का होता है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा, यानी रिएक्शन कराना आसान है। और जब यहां पर हाइड्रोजन है तो ये मॉलिक्यूल कौन है? प्राइमरी। अगर आप यहां पे एक R ग्रुप लगा देते हो तो अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? सेकेंडरी। थोड़ी सी हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो सेकेंडरी में रिएक्शन के चांस कम। और अगर आपने यहां पे R डबल डैश लगा दिया तो अब ये बन गया टर्शरी। अब न्यूक्लियोफाइल को आने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्राइमरी में रिएक्शन सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी में कम और टर्शरी में सबसे कम होती है। फिर SN2 में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता। रिटेंशन का मतलब क्या था? रिटेंशन का मतलब था कि डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो बने, लीवो से लीवो बने, तो फिर आप वर्ड यूज करते हैं रिटेंशन। लेकिन यार इसमें डेक्स्ट्रो से लीवो बन रहा है, डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो तो बन ही नहीं रहा, तो इसमें रिटेंशन तो होता नहीं है। SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है। और
SN2 में रैस्मिक मिक्सचर बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपको रैस्मिक मिक्सचर बनाना है तो 50% डेक्स्टो और 50% लीवो दोनों चीजें होनी चाहिए। इसमें डेक्स्टो तो है, डेक्स्टो से लीवो तो आ रहा है, एक ही चीज बन रही है, तो दो चीजें नहीं है। दैट्स व्हाई इसके अंदर डेक्स्टो और लीवो दोनों चीजें ना होने की वजह से रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। देखिए, हो सकता है कि शायद आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो। अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं। फिलहाल इसके आगे जो नेक्स्ट मुझे एक्सप्लेन करना है वो एल्काइल हैलाइड टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो अगली वीडियो में हम हेलो एल्केन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हेलो एल्केन के बाद अभी हमें एराइल हैलाइड हेलो एलिन टॉपिक भी करना है। तो ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर का हमारा एक टॉपिक हेलो एल्केन इस वीडियो में यहां पे फिनिश हो जाता है, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हम हेलो एल्केन की नॉमेनक्लेचर, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी ये मैकेनिज्म फिनिश कर चुके हैं, राइट। तो ऑल दी बेस्ट, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम हेलो एरीन और इसकी कुछ क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। ऑल राइट, गुड नाइट।